$1 की कीमत 81 रुपए के पार पहुंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉलर बढ़ने से हमें क्या फ़र्क पड़ना है, हमारी जेब पे क्या असर पड़ना है। पर असर पड़ना है, कैसे पड़ना है? जैसे जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, अमेरिका पढ़ने गए हैं ख़ास तौर से, अब उनकी पढ़ाई महंगी हो जाएगी। जो माँ बाप उन्हें खर्च भेज रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। और भारत में जो हम लोग तेल खरीदते हैं, पेट्रोल हमारी गाड़ी में डलवाते हैं, वो भी महंगा हो जाएगा। तो क्या क्या और असर पड़ सकते हैं? सभी सवालों के जवाब जानते हैं हमारे गेस्ट संतोष मेहरोत्रा से। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि डॉलर जो है अभी 81 क्रॉस कर चुका है। क्या ये लगातार हम ऐसे ही देखते रहेंगे, इसमें कुछ गिरावट का हम सुनने को मिल सकता है, या फिर अब चीज़ें महंगी होने वाली हैं? डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के समक्ष। और जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज हैं उनके समक्ष रुपया अभी भी वैसे ही है। तो चिंताजनक स्थिति ये है कि क्योंकि हमारा अधिकतर आयात निर्यात डॉलर में ही होता है, अधिकतर बाकी करेंसीज में भी होता है मगर डॉलर में अधिकतर होता है। इस वजह से ये चिंता का विषय है, थोड़ा बहुत चिंता का विषय है। अम, इसके कई इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है उसने कार्यवाही करना सबसे पहले शुरू किया, और सेंट्रल बैंक्स के मुकाबले अपनी मुद्रास्फीति से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि 42 साल में अमेरिका में इतनी मुद्रास्फीति, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई कि उनकी दर, मुद्रास्फीति दर, महंगाई दर 9% पहुंच गई हो। और जैसे यूरोप के देशों, यूरोप के सेंट्रल बैंक ने देरी करी है रिजर्व बढ़ाने में, सॉरी रेट बढ़ाने में, और वो भी रेट बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। तो यूरोज भी हैं और येन वगैरह, वो सारा वापस अपने अपने देश जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब स्थिति और गंभीर होनी होनी है रुपए की मूल्य के लिए। तो अवमूल्यन और होगा। इसका असर क्या होता है? इसका असर सबसे बड़ा यही होता है कि हमारे देश में जो आयातित चीजें हैं या आयातित सेवाएं हैं उनको, उनके लिए हमको रुपए ज्यादा देना पड़ता है। तो जाहिर है हमारे देश की मुद्रास्फीति जो वैसे ही बढ़ी हुई है और काफी अरसे से बढ़ी हुई है, वो और बढ़ने की संभावना उठती है। सर अभी आप एक बात कह रहे थे कि ज़्यादातर जो हमारा व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, तो जाहिर सी बात है हम तेल भी डॉलर में ख़रीदते हैं। तो क्या अब हम आने वाले समय में जो एक आम नागरिक है जो 100 रुपये का पेट्रोल भरवा रहा है, उसको अब और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपनी जेब से? संभव है, निश्चित रूप से। वो बात अलग है कि आने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनावों की वजह से ये सरकार कुछ उस इस मामले में एहतियात बरते, मगर उसका प्रेशर तो सरकार के ऊपर है ही। और मतलब मैं कह रहा हूँ कि डॉलर बाहर जा रहा है, वो वापस जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपनी रेट बढ़ा दी है। हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भी अपनी रेपो रेट बढ़ाई है, मगर हमारे सेंट्रल बैंक ने देर भी करी, और जो जो रेट बढ़ी है उसके बावजूद वो पैसा वापस विदेश जा रहा था, खास तौर से जनवरी से जुलाई तक। वो थोड़ा बहुत पैसा अभी अगस्त और सितंबर में आया है। मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो निफ्टी में लगाते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि इससे महंगाई दर हमारे देश में और बढ़ने की संभावना है। एक तो इसका नकारात्मक असर ये है, अब मगर एक सकारात्मक असर ये संभवतः होना चाहिए, क्योंकि विदेशी जो हमारी चीजें आयात करते हैं, मतलब हम जिन चीजों को निर्यात करते हैं, सेवाओं को निर्यात करते हैं, उसके लिए
उनको हमारे यहाँ ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, $1 के लिए ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारे निर्यात की, चाहे वो सेवाएं हो चाहे वो पदार्थ हो, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के ही निर्यात में और सुविधा मिलेगी। और ये इसलिए हमारे देश के लिए मुफीद है, हमारे निर्यात के लिए मुफीद है, क्योंकि इस सरकार के बाद, मोदी सरकार के आने के पश्चात लगभग 5 साल हमारे निर्यात 2013-14 के निर्यात स्तर से नीचे ही रहे थे। वो तो बिल्कुल हाल ही में पिछले 6-8-10 महीने में ही निर्यात ने तेजी पकड़ी है। उसका एक बहुत ये जो निर्यात में कमी आई थी भारत के निर्यात में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारी मुद्रास्फीति तेजी से अभी हाल में बढ़ी थी। मगर इससे ज्यादा बड़ा कारण ये था कि हमारी जो मुद्रास्फीति दर थी, वो मुद्रास्फीति दर ज्यादा थी बनिस्बत और हमारे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले। ऐसी स्थिति में होता ये है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है उस पर असर पड़ता है। और सॉरी, माफ करिएगा, हमारी मुद्रास्फीति दर कम थी और देशों की थोड़ी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से हमारे देश में जो डॉलर की रेट थी वो अप्रिशिएटेड रेट थी। तो ये गिरना हमारे निर्यात के लिए बेहतर है, जैसे मैंने पहले समझाया। तो वो अप्रिसिएशन हमारे लिए मुफीद नहीं था, इसी वजह से हमारे निर्यात घट रहे थे। हाल में इसमें जो दर में मतलब गिर रहा है रुपया, वो हमारे देश के लिए मुफीद, हमारे निर्यात के लिए मुफीद है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो आयातित मुद्रास्फीति है, यानी कि रुपए की गिरावट की वजह से जो हम चीजें आयात करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं तेल वगैरह, उन चीजों का दाम जाहिर है बढ़ेगा। मगर अगर सरकार हमारे देश की मुद्रास्फीति दर पे काबू रखना चाहती है, काबू करना चाहती है, तो एक बहुत बड़ा काम सरकार कर सकती है कि वो, क्योंकि तेल का दाम गिरा हुआ है, तेल का दाम 88 के करीब, 88 रुपए के करीब, $88 प्रति बैरल के करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गया है। पहले वो 110 था, वो कम होता चला जा रहा है। तो अब ये संभव है भारत सरकार के लिए कि भारत सरकार अपने जो टैक्सेस लगा करके तेल के पदार्थों को का दाम बढ़ाए हुए है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, वो कम कर सकती है। उसको कम करना चाहिए, तो हमारे देश की मुद्रास्फीति दर कम हो सकती है। आम आदमी पे असर जो नकारात्मक इस मुद्रास्फीति दर का हो रहा है वो कम हो सकता है। तो बात सही है कि एक तरफ रुपया गिर रहा है तो उससे आयातित मुद्रास्फीति बढ़ने का डर है। तो मगर ऐसी स्थिति को संभालने के लिए कि आम आदमी पे उसका असर ना पड़े, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, खास तौर से क्योंकि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास सॉल्यूशन है, लेकिन वो है, हाँ है, सॉल्यूशन है। और एक कारण सॉल्यूशन होने का ये भी है कि जैसे मैंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम गिरा है, तो मतलब वो हमारे लिए एक सुविधाजनक सहज स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसका फायदा उठाते हुए सरकार को अपने भी टैक्सेस कम करने चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल का दाम गिरे। और अगर पेट्रोल डीजल का दाम गिरता है तो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल जो होता है हमारे देश के आयात जो उसमें यातायात में, भाई पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो प्राइवेट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन
ट्रेड में वगैरह वगैरह, उसमें जो असर आता है डीजल का दाम बढ़े होने से, उसमें कमी आ सकती है, तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। तो सरकार के हाथ में है कि वो हमारे देश की महंगाई दर को अपने काबू में रखे और नीचे लाए। सर, अभी आपने आम आदमी को राहत की बात की, उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। मैं पढ़ रहा था कि जो फेडरल बैंक जब इंटरेस्ट बढ़ाता है तो यहाँ पर आरबीआई भी इंटरेस्ट बढ़ा देता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आम नागरिक है जिसने लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन जो लोग लोन लेते हैं उनका पहले से ही बजट सेट होता है, अब वो उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो चांसेस हैं कि वो लोन पे नहीं कर पाएँ। ऐसे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, सॉल्यूशन कहाँ है? तो आपकी बात सही है। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि आरबीआई को रेट बढ़ाना आवश्यक हो गया है। क्यों आवश्यक हो गया है? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाई है। अगर रेट नहीं बढ़ाती भारत सरकार, सॉरी, आरबीआई, तो जो विदेश वापस पैसा जा रहा है, डॉलर जो जा रहा है, वो और रफ्तार से जाएगा, तेजी से जाएगा। उसमें रोकथाम करने के लिए भारत सरकार को, आरबीआई को रेट बढ़ाने की, रेपो रेट बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसका असर मिडिल क्लास पे होता है। मिडिल क्लास ही ये लोन लेता है गाड़ी के लिए, घर के लिए वगैरह। मगर जो मुद्रास्फीति है उसका असर हमारे देश के 80% लोगों पर होता है। आप समझिए। तो इसलिए, और दूसरी बात, जब आरबीआई रुपए को बचाने के लिए, रुपए की दर को डॉलर के समक्ष बचाने के लिए, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, और तो रेपो रेट बढ़ाने से ये भी असर होता है कि सरकारें जो ऋण लेती हैं उन उ, उ, उनकी उनका खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्याज दर, वही जो रेपो रेट है, वही ब्याज दर सरकार देती है। वही जैसे आम आदमी के पर असर होता है ब्याज दर पे, वैसे ही सरकार के ऋण पे असर होता है। तो उनकी ब्याज दर भी बढ़ जाती, तो वो ब्याज दर सरकार का खर्च बढ़ाती है। तो ये मतलब सरकार के लिए भी चिंताजनक बात है। इसीलिए ये कुछ टकराव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि भारत का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय एक तरफ, और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के बीच में थोड़ा सा वो दोनों आमने सामने हैं कि दोनों का इसमें एक समन्वय की आवश्यकता होगी। मगर समन्वय की संभावनाएं ऐसी स्थिति में कम हो जाती, क्योंकि जाहिर है भारत सरकार की चिंता ये भी होगी और होनी चाहिए कि अगर आप आरबीआई रेट बढ़ाता है तो उसका हमारे देश के जो निजी क्षेत्र के निवेशक हैं उन पर भी असर पड़ता है। कैसे? कि वो जो ऋण लेंगे, जो नया ऋण अगर वो लेते हैं, या जो उनके पास पहले से ऋण है, उसकी जो दर है वो दर बढ़ जाती है। अब ये इस समय क्यों चिंताजनक बात है? ये इस समय इसलिए चिंताजनक बात है क्योंकि निवेश शुरुआत हो रही है। देखिए, तीन साल से कम हमारे देश की निवेश दर में कमी आ गई थी, जिसकी वजह से विकास दर में भी कमी आई हुई थी। निवेश दर जब बढ़ता है तो विकास दर बढ़ती है, और निवेश दर जब बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, नौकरियां बढ़ती हैं। तो क्योंकि नई नई इकाइयां या खड़ी हुई इकाइयों का एक्सपेंशन, वो सब होता है। अब जो निवेश दर है उसमें मंदी आई हुई है पिछले तीन सालों से, क्योंकि लोगों की आम आय गिरी हुई है, एग्रीगेट डिमांड कम है, और जो निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट्स हैं और एमएसएमईज, उन सब पे उस एग्रीगेट डिमांड का कम होना, खपत, आम आदमी की खपत का कम होने का असर यह है कि वो निवेश नहीं कर रहे थे, कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई।
क्योंकि उनकी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी थी। आज कैपेसिटी जो है अपनी इकाइयों में, उसको वो 75% अब पहुंच गई है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वो एक समय था 2 साल पहले जबकि वो 60% थी, वो अब बढ़ करके 75%। यानी कि हम ऐसे स्तर पे पहुंच गए हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कि संभव है कि हमारे कॉर्पोरेट्स और हमारी जो रजिस्टर्ड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो निवेश शुरू करें। अब ऐसे ही समय में रेट बढ़ रही है, रेपो रेट बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो क्रेडिट पे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई, समझ रहे हैं आप? तो उसमें थोड़ी सी बाधा आने की भी संभावना है। तो आप मतलब मेरे सारी चर्चा से ये समझ रहे होंगे, आपके श्रोता समझ रहे होंगे कि समस्या जटिल है और बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए वित्त मंत्रालय को, केंद्र सरकार को एक तरफ, और दूसरी तरफ आरबीआई को। तभी नैया पार लगेगी, क्योंकि हम एक बड़े संकटमय समय से गुजरे हैं। और ये भी दिक्कत की बात है, देखिए, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी आ रही है। मतलब अमेरिका में मंदी, यूरोप में मंदी, ये इन्फ्लेशन रेट वहां बढ़े होने की वजह से मंदी, जिसकी वजह से हमारा निर्यात जो अभी बढ़ने लगा था उसकी मांग और खपत कम हो सकती है। अगर हमारा निर्यात कम होता है, इसके बावजूद कि हमारा निर्यात हमारी रुपया गिर रहा है और उनके लिए सस्ता हो रहा है खरीदना हमसे, मगर हमारा निर्यात इसलिए घट सकता है क्योंकि वहां हमारे उन देशों में जहां हम निर्यात करते हैं वहां मांग कम हो रही है, रिसेशन आ रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध हो गया, कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब वजहों से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। तो ये और एक जटिलता मैंने आपके समक्ष रखी। सर, ये तो हुई भारत में रह रहे लोगों की बात। एक सवाल मेरा उन लोगों के लिए भी रहेगा जो भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको किस तरीके की परेशानियां या फायदे हो सकते हैं डॉलर के बढ़ने या घटने से? नहीं, डॉलर के बढ़ने से और हमारे रुपए के घटने से जाहिर है भारत के जो छात्र गए हुए हैं, अगर वो अपने पैसे से गए हैं तो उनको तो नुकसान ही है, क्योंकि उनके माता पिता जो पैसे उनको भेजते हैं उस पैसे में उनको कम डॉलर मिल रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका के समक्ष में आप बात कर रहे हैं ना? जी, अमेरिका के समक्ष बात कर रहा हूं मैं। और देशों की करेंसीज में उस तरीके से हमारा रुपया गिरा नहीं है, पाउंड के बनिस्पत या यूरो के बनिस्पत। मगर ये अभी तक बात सही है कि रुपया गिरा नहीं है पाउंड और यूरो के समक्ष। मगर वो स्थिति में भी परिवर्तन आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने थोड़ी देरी करी है अपनी रेट्स बढ़ाने में। वो जब रेट्स बढ़ाएंगे तो रुपया, तो उनकी करेंसीज के जो होल्डर्स हैं हमारे देश में, वो सब पैसा वापस लेकर के जाएंगे, तो रुपया गिरेगा उन करेंसीज के समक्ष भी। तो ये निश्चित रूप से गिरेगा ही। ये एक स्थायी स्थिति नहीं है कि मतलब सिर्फ डॉलर में ऐसा हो रहा है और करेंसीज में नहीं हो रहा है, और करेंसीज में भी होने की संभावना है आगे चलते हुए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।